हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मौर्य एजुकेशन ऑफिशियल चैनल। मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 12th इंडियन इकनॉमी का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि स्वतंत्रता के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी पिछड़ी हुई थी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये था कि उस समय हमारे पास अच्छी प्रोडक्टिविटी करने के लिए, यानी उत्पादन करने के लिए तकनीक नहीं थी हमारे पास। हमारे जो तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों ही विकसित नहीं थे उस समय। और आज भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है, ना कि विकसित अर्थव्यवस्था है। मैं आपको बताऊं कि जो प्राथमिक क्षेत्र आपका होता है, प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को बिल्डअप करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आपको रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्रोवाइड करवाता है। प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है? प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये उद्योगों को कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोवाइड करवाता है। जब आपके देश का प्राथमिक क्षेत्र ही अच्छा नहीं होगा तो द्वितीयक क्षेत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। तो इसलिए जब द्वितीयक क्षेत्र अच्छा नहीं होगा तो तृतीयक क्षेत्र भी आपका नहीं स्थापित हो पाएगा। इसी कारणवश जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी। तो इसके अंदर हम आज 7 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसकी वजह से उसको मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ उन 7 टॉपिकों को। तो आप ज़रा समझेंगे मेरे साथ 7 टॉपिक कौन कौन से हैं। जो पहला टॉपिक है आपका वह है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण। ब्रिटिश शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार किया गया, यानी कि अंग्रेज़ों ने अपने मन मर्जी हमारे देश का किस प्रकार शोषण किया, इसके बारे में हम इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या मूलभूत विशेषताएं थी, क्या खास बातें थी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, वो चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता के समय कृषि, यानी कि स्वतंत्रता के समय हमारा कृषि क्षेत्र कैसा था, अच्छा था, बुरा था, या गतिहीन था, या विकसित था, क्या था, हम उसके बारे में यहाँ जानेंगे। चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि स्वतंत्रता के समय हमारा औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार का था। हमारा औद्योगिक क्षेत्र चरम सीमा पर था या पिछड़ा हुआ था, या उसमें टेक्निकल चीज़ें थी या नहीं थी, इसके बारे में हम समझेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार, यानी कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था उस समय हमारा विदेशी व्यापार कैसा था। उस समय हम विदेशी व्यापार कैसा कर रहे थे, हम उस समय विदेशी व्यापार से हमें फ़ायदा होता था, नहीं होता था, या विदेशी व्यापार हम करते भी थे या नहीं करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। छठा पॉइंट है ब्रिटिश शासन के दौरान जनांगीय रूपरेखा, यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे ऊपर था उस समय हमारी जनांगीय की रूपरेखा कैसी थी, यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर कैसा था, जीवन प्रत्याशा कैसा कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे। सातवां पॉइंट है स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा, यानी कि जब आपको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय आपका व्यावसायिक ढांचा था कैसा, यानी कि बिजनेस कैसा चल रहा था, कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, या बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रखे थे, इसके बारे में हम जानेंगे। आठवां पॉइंट है स्वतंत्रता के समय आधारिक संरचना, यानी जब स्वतंत्रता मिली तो उस समय आपके देश की बनावट कैसी थी, यानी कि आपके देश में क्या सभी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें उपलब्ध थी या नहीं थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए मेरे साथ अब हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर में अब जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था उस पहले पॉइंट पर हम जरा यहाँ पे गौर करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण, यानी कि जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार किया गया। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण का शिकार हुई, और इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का लक्ष्यबद्ध शोषण किया गया। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जब हमारे पर ब्रिटिश शासन था उस समय हमारा औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार किया गया था। तो औपनिवेशिक शोषण ब्रिटिश सरकार के लक्ष्यबद्ध द्वारा किया गया था। लक्ष्यबद्ध का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से जिस जगह पे सागौन के पेड़ उगाने हैं वहाँ पे उन्होंने सागौन का पेड़ उगाए, जिस ज़मीन से उन्हें जो फसल चाहिए उस फसल का वहाँ पे उन्होंने निर्माण करवाया अपने लक्ष्यों के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके जो लक्ष्य थे कि हमें यहाँ से इतना उत्पादन लेना है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमसे फसल का निर्माण करवाया, या उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमसे कार्य करवाया, या उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ज़मींदारों को ज़मीन सौंप दी। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर।
तो हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट है कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण। तो कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार किया गया? तो कृषि का शोषण भू स्वराज की जमींदारी प्रथा द्वारा किया गया था। भू स्वराज जमींदारी की प्रथा क्या होती है? भू स्वराज जमींदारी की प्रथा का मतलब होता है जमींदारों को ज़मीन सौंप देना। किसानों के पास किसान जिस पर किसान जिस ज़मीन को जोतते थे उन ज़मीनों को जमींदारों को सौंप दिया गया। अब जमींदारों से ये कहा गया था कि आप इन किसानों से जितना मर्जी लगान वसूलें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हर अवधि में, यानी कि हर माह में या फिर हर वर्ष में हमें कुछ ना कुछ राशि देनी पड़ेगी, जो राशि उनके लिए निश्चित कर दी गई थी। अंग्रेज़ों के द्वारा ये राशि जमींदारों के लिए निश्चित कर दी गई थी। तो अब अंग्रेज़ों ने जमींदारों को पूरा अधिकार दे दिया था कि वो किसानों से जो मर्जी लगान वसूल सकते हैं और उन्हें कुछ निश्चित राशि ही अंग्रेज़ों को जमा करानी पड़ेगी। तो जो ज़मीन थी, जो भूमि थी, उस भूमि पे जो पूरा जो प्रभुत्व था, यानी कि जो पूरा अधिकार था, वो ज़मींदारों का हो गया था किसानों की बजाय। तो यहाँ पे जमींदारों को भूमि के स्वामी घोषित कर दिया गया और इसको भू स्वराज के रूप में सरकार को एक पूर्व निर्धारित राशि देनी होती थी। उन्हें यह स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वे भूमि को जोतने वाले से जितनी चाहे उतनी राशि वसूल सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको जो कहा था सेम वही बात यहाँ लिखी है। कहते हैं कि जमींदारों को जब ज़मीन सौंप दी गई तो उन्हें उस ज़मीन का कुछ हिस्सा निर्धारित कर दिया गया जो अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा, और वह जमींदार किसानों से जितनी मर्जी लगान वसूल सकते थे। दूसरा, भूमि को जोतने वाले के पास अपनी जीविका को अर्जित करने के लिए बहुत कम आय थी और उसके पास कृषि में निवेश के लिए भी कोई अधिशेष नहीं बच पाता था। अब भूमि को जोतने वाला व्यक्ति होता कौन है? भूमि को जोतने वाला व्यक्ति होता है किसान। अब किसान के पास अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बहुत कम आय हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उस समय फसल पैदावार करने के लिए आपके पास सिंचाई के साधन नहीं थे, उन्नत बीज नहीं थे, ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनें नहीं थी उस समय। हमारे पास मिट्टी की गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाती थी हमें नहीं पता होता था कि किस समय हम कौन सी फसल का उत्पादन करें, इसकी हमें पूरी नॉलेज नहीं होती थी और हमें भारी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, जिस कारण उत्पादन ज़्यादा ना होने के कारण हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं उपलब्ध रहता था। और आगे हमें क्या नाम है, खेती बाड़ी के जो पैसा निवेश करना पड़ता है उसके लिए हमारे पास कोई अधिशेष भी नहीं बच पाता था। दूसरी ओर जमींदार अपनी स्वराज आय जीवन की विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करते थे और कृषि के विकास के लिए बहुत कम या कोई निवेश नहीं किया गया। कह रहा जो जमींदार हैं, जमींदार जितना हिस्सा ज़मीन से लेके जाते थे, यानी कि जितनी पैदावार वो लेके जाते थे, उस सभी पैदावार की आय को वो अपनी विलासितापूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए खर्च करते थे। विलासितापूर्ण का मतलब होता है अपना मनोरंजन करने के लिए, जैसे गाड़ी बंगला इस तरीके की चीज़ें हो गई। जैसे मान लो कि आप उस समय गाड़ी बंगला तो होता नहीं था, जैसे कोई कीमती चीज़ हो गई, कीमती चीज़ आपके हीरा जवाहरात वगैरह, इन चीज़ों पर वो अपना पैसा खर्च किया करते थे। ठीक है। विलासितापूर्ण वस्तु, विलासितापूर्ण का मतलब होता है कि अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वो पैसा खर्च किया जाता था उनका। वो कभी भी कृषि के लिए पैसा नहीं खर्च करते थे। कृषि के लिए पैसा खर्च करने का मतलब हो गया जैसे उनके लिए नलकूप खुदवा देना, उसके लिए पैसा खर्च किया जाए, या नहर वगैरह नाले वगैरह खुदवा दिए जाएँ, उसके लिए पैसा खर्च किया जाए। तो ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण। तो औद्योगिक क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार हुआ? ब्रिटिश शासन से पहले भारत में औद्योगिक क्षेत्र अपने हस्तशिल्प के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। यानी कि ब्रिटिश शासन काल से पहले जो भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अपनी हस्तकला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग हमारे यहाँ हमारी हस्तकला को देखने के लिए आते थे, क्योंकि भारत में बहुत अद्भुत हस्तकलाएँ हुआ करती थी। भारत के हस्तशिल्प उद्योग अपनी विविधता और गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। देखा, ठीक है। अब भारत के हस्तशिल्प उद्योग की विदेशी मांग उनके निर्यात पर भारी शुल्क के माध्यम से नष्ट हो गई। अब जो भारत के जो हस्तशिल्पकार थे वो तो अपने हाथों से वस्तु बनाते थे। अपने हाथों से वस्तु बनाने के बाद उनकी जो वस्तुएं होती थी काफ़ी महंगी हुआ करती थी, क्योंकि उनमें समय ज़्यादा लगता था, लागत भी ज़्यादा लगती थी। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जा कर के मशीनों से वस्तु बना के लाती थी, तो उस पर टैक्स कम लगता था और उसकी कीमत भी कम हुआ करती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि अपना माल यहाँ पे बेचने के लिए हमारे हस्तशिल्पकार का जो वस्तु थी उसके ऊपर
लगान बढ़ा दिया, यानी कि शुल्क बढ़ा दिया, यानी टैक्स बढ़ा दिया। तो टैक्स बढ़ने की वजह से क्या हो गया, जो हमारे हस्तशिल्पकार की जो वस्तुएं थी उनकी कीमत बढ़ गई। जब उनकी कीमत बढ़ गई तो मार्केट में उनकी मांग भी क्या हो गई, कम होने लगी। इस प्रकार हमारे हस्तशिल्पकारों का पतन हुआ। भारत के हस्तशिल्प उद्योग की घरेलू मांग भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात से नष्ट हो गई। अब देखो यहाँ पे शुल्क मुक्त आयात, यहाँ पे एक बात कही गई है शुल्क मुक्त आयात, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो शुल्क मुक्त आयात का मतलब यहाँ पे होता है, ये जो टॉपिक है शुल्क मुक्त आयात, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भारत है, जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, यहाँ से कच्चा माल लेके जाती थी और ब्रिटेन से कच्चा माल बना कर लाती थी, उत्पादित माल बना कर लाती थी, तो उस उत्पादित माल पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो टैक्स ना लगने के कारण वो वस्तु सस्ती हो जाती थी, और जो हमारे हस्तशिल्पकार हैं उन पे टैक्स अधिक लगने के कारण उनकी वस्तुएं महंगी हो जाती थी। तो जिन कारण से हमारे देशवासी ब्रिटिश सरकार की निर्मित वस्तुओं के लोकप्रिय होने लगे, क्योंकि उनकी चीज़ें सस्ती होने लगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल हम चाइना का ले सकते हैं। चाइना की वस्तुएं आजकल हमारे भारत में बनी वस्तुओं से काफ़ी सस्ती होती हैं, तो हम चाइना के लिए ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो हमें सस्ती पड़ जाती है। तो इसी प्रकार पहले ब्रिटिश सरकार ने जो वस्तु बनाई थी वो टैक्स ना लगने की वजह से सस्ती पड़ती थी और उसके लिए हम ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे। तो भारत के जो हस्तशिल्पकार थे उनका धीरे धीरे पतन होने लग गया, यानी कि वो नष्ट होने लग गया। पतन होने का मतलब यही होता है कि नष्ट हो जाना, ठीक है, विलोप हो गया एक तरीके से। अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का औपनिवेशिक शोषण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब यहाँ पे है कि जब आप अपना माल विदेशों में बेचो, तो विदेशों में बेचने के लिए जो आपका माल है, यानी कि जो भारत का जो बना हुआ माल है, तो भारत के बने हुए माल हमारे हस्तशिल्पकार ही वस्तु बनाते थे। अब हस्तशिल्पकार तो वही होते थे जो अपने हाथों से वस्तुओं को बना रहे हैं, तो हाथों से वस्तुओं को बनाने में समय ज़्यादा लगता था, फिनिशिंग कम आती थी और लागत ज़्यादा लगती थी। और जब इसको हम बाहर विदेशों में बेचते थे, तो यहाँ पे निर्यात शुल्क ज़्यादा लगा दिया जाता था। तो निर्यात शुल्क ज़्यादा लगने के कारण विदेशों में वो चीज़ें क्या होने लगी, महंगी होने लग गई। तो इसलिए भारत के हस्तशिल्पकारों की वस्तुओं को वहाँ भी नकारा गया, वहाँ उसे ख़रीदा नहीं जाता था, कम मात्रा में खरीदते थे। और जो ब्रिटेन सरकार अपनी वस्तुओं को शुल्क मुक्त कर देती थी, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती थी, इसलिए विदेशी व्यापार भी ब्रिटेन सरकार का बढ़ गया। आगे है दूसरा टॉपिक हमारा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। यानी जब स्वतंत्रता हमें मिली थी तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी। तो पहली विशेषता यहाँ पे दे रखी है आपको बच्चों, पहली विशेषता उन्होंने दे रखी है गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पे क्या है, गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई हलचल नहीं हो रही हो। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें आय में बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती है। यानी कि एक ऐसा देश या एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी आय में बहुत कम या कोई भी वृद्धि ना हो। जैसे प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होना, जब प्रति व्यक्ति आय में कमी होती रहेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, गतिहीन अर्थव्यवस्था कहलाएगी। कुछ डेटा दिया गया है, तो डेटा नई बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे शायद अलग हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपनी नई वाली बुक में देख सकते हैं। तो कह रहा है कि 1860 और 1945 तक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर केवल 0.5% प्रतिवर्ष थी। यानी कि सन 1960 और 1945 में, 1860 और 1945 तक जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई वो कितनी हुई थी, 0.5%। और उसके बाद 1925 और 1950 में यह घटकर 0.1% प्रतिवर्ष हो गई। यानी कि देखो 1945 में ज़्यादा थी, 0.5% थी, और अब कितनी होगी, 0.1, यानी कि और घट गई। तो जब ये हमारी जो प्रति व्यक्ति आय घटने लगी तो इससे क्या हो गया, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी हुई हो गई। यानी कि एक अर्थव्यवस्था की पिछड़ने का मतलब यही होता है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। सेम वही बात है जो ऊपर हमने पढ़ी है,
जिसमें प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बहुत कम होती है। उसमें गतिहीन की बात कही गई तो इसमें बस पिछड़ी हुई बात कही गई है। ठीक है, तो जिस देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है वो देश क्या कहलाता है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहलाती है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन इसे निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया गया है। पहला है, देश की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 72% भाग कृषि में लगा हुआ था, परंतु सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसका योगदान केवल 50% ही था। मैं आपको बता दूं कि जीडीपी क्या होती है। सबसे पहले जीडीपी का मतलब होता है एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुएं, यानी कि घरेलू सीमा का मतलब हो गया कि आपका भारत जो है, भारत के बॉर्डर तक, भारत का जो बॉर्डर है वहाँ तक लेके और आप भारत के अंदर अंदर जितनी भी वस्तुओं का निर्माण होगा वो सारी के सारी जीडीपी कहलाएगी। ये पूरे वर्ष में काउंट की जाती है। तो कह रहा है कि एक देश की जनसंख्या, कह रहा है कि देश की जनसंख्या का लगभग 72% लोग कृषि में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जीडीपी में योगदान कितना था, सिर्फ 50%। ऐसा क्यों? लगे हुए 72% पर योगदान 50%, मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे पास उन्नत तकनीकें नहीं थी। हम पहले कृषि के लिए भारी वर्षा पर निर्भर करते थे, हमारे पास सिंचाई का कोई संसाधन नहीं था, हमारे पास उन्नत बीज नहीं थे, कोई तकनीक नहीं थी, ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन नहीं थी। उस समय हमारे पास बेरोज़गारी भी ज़्यादा थी। उस समय प्रश्न बेरोज़गारी यानी कि छिपी हुई बेरोज़गारी पाई जाती थी, जिसमें छिपी हुई बेरोज़गारी का मतलब होता है जिसमें लोगों की आवश्यकता तो कम होती है पर लगे होते हैं ज़्यादा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ, आवश्यकता 4 लोगों की है पर उस खेत में 6 लोग काम कर रहे हैं, तो उत्पादन तो 4 लोगों का ही होगा ओनली। 6 लोग तो बस 6 दो जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो तो सिर्फ दिखावटी तौर पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए काम तो वो भी कर रहे हैं, श्रम बल तो उनका भी लग रहा है, लेकिन उत्पादन कितना होगा? उत्पादन तो जो 4 लोगों से होता था वो अब भी होना है। तो इसलिए उत्पादन में यानी कि जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या जो थी वो 72% थी, लेकिन जीडीपी में योगदान कितना था? सिर्फ 50%। दूसरा पॉइंट है, उत्पादकता अत्यंत निम्न थी। इस कारण गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन केवल 660 किलोग्राम तथा चावल का केवल 665 किलोग्राम था। यानी कि जो उत्पादन था वो बहुत ही कम था। उत्पादन कम क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बता रखा है कि उत्पादन कम क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं थी। सिंपल सी भाषा में तकनीक नहीं थी, उन्नत बीज नहीं थे हमारे पास, हमें भारी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। सिंचाई का कोई संसाधन नहीं था, यूरिया उर्वरक जैसी खादें नहीं थी हमारे पास, तो इस वजह से उत्पादन कम हो पाता था। निर्वाह के लिए खाद्यान्न उत्पादन मुश्किल से पर्याप्त था। सन 1947 से 48 में यह मात्रा 527 लाख टन दर्ज की गई। देखो अब घट गई है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि निर्वाह के लिए खाद्य उत्पादन मुश्किल से पर्याप्त हो पाता था। निर्वाह का मतलब क्या होता है? अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, यानी कि अपनी जीवन शैली चलाने के लिए उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में मिल पाता था हमें, यानी कि वस्तुएं बहुत कम मात्रा में मिल पाती थी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि आपने 100 गज की ज़मीन में कोई फसल उगाई है, एग्जांपल लेते हैं, कोई 100 गज की ज़मीन में आपने फसल उगाई है, तो उस समय 75 गज की फसल जमींदार उठा ले जाते थे। बाकी 25 गज की जो 25 गज की जो फसल बची हुई है वो आपके हिस्से में आती थी, नहीं किसान के हिस्से में आती थी। अब किसान को उसी में से अपना पेट भी पालना होता था और आने वाले समय में उसके लिए बीज भी बना कर रखने पड़ते थे ताकि वो नई फसल उगा सके। और जो जमींदार थे वो 75 गज की फसल में से एक टुकड़ा भी किसान को नहीं दिया करते थे, और उससे प्राप्त आय से भी वो किसान की कोई मदद नहीं करते थे, यानी किसान के लिए कोई भी खेतीबाड़ी का संसाधन लाके नहीं दिया करते थे, जिस वजह से निर्वाह करना भी उस समय मुश्किल था। ठीक है, तो इनमें भी यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे जो टॉपिक है हमारे पास वह है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन में कह रहा है कि यह निम्नलिखित तथ्य हैं। पहला, देश में आधारभूत और भारी उद्योगों की वास्तविक कमी। देश में आधारभूत और भारी उद्योगों में वास्तविक कमी का मतलब होता है कि जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है जीवन निर्वाह करने के लिए, उन वस्तुओं के उद्योग उस समय स्थापित नहीं थे, उनकी कमी पाई जाती थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मशीनों के उत्पादन का लगभग नगण्य था, यानी कि मशीनों का उत्पादन क्या था? लगभग नगण्य, मतलब कि मशीनों का निर्माण नहीं किया जा रहा था उस समय। मशीनों का निर्माण क्या होता है? मशीनों का निर्माण का मतलब हो गया ऐसी पूंजीगत वस्तुएं बनाना जिनसे, या ऐसी पूंजीगत मशीनें बनाना जिनसे हम वस्तुओं का निर्माण कर सकें। जैसे कि एग्जांपल के अगर आपको बताऊं,
बोतल का निर्माण करना है, कैन का निर्माण करना है, या प्लास्टिक से बनी हुई किसी भी चीज़ का अगर निर्माण करना है तो इनकी एक डाई होती है, इनका एक सांचा होता है। वो जो डाई और सांचा बनता है ना, उसी को बोलते हैं मशीनें, जिनसे और वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। ठीक है। जैसे और मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे आपने देखे होंगे कि अ, लोहे की बड़ी बड़ी डाई होती है, लोहे की कटिंग करके एक डाई बनाई जाती है। उस डाई से, यानी कि डाई का मतलब होता है फ्रेम, फ्रेम सांचा, जिससे हम और वस्तुएं बना सकते हैं। ठीक है। जैसे ईंट, आपने देखा होगा भट्टे पे ईंट बनती है, तो ईंट का एक सांचा होता है, उसके अंदर मिट्टी भरकर और फिर उस सांचे के अंदर डाल जाती है और फिर उसको पटक कर और ईंट निकाल ली जाती है, तो सेम उसी साइज़ की ईंट बनती है। तो वो जो सांचा होता है ना, इसी प्रकार से लोहे की कटिंग करके हम सांचा बनाते हैं, डाई बनाते हैं। तो वो मशीनें, यानी कि उन मशीनों का निर्माण करने के लिए निर्माण भी उस समय नहीं होता था, यानी कि ऐसी मशीनें हमारे पास नहीं थी जो पूंजीगत हों। छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग लगभग नष्ट हो गए थे, यानी छोटे मोटे जो उद्योग थे हमारे वो ख़त्म हो चुके थे, कुटीर उद्योग भी हमारे ख़त्म हो गए थे। क्यों ख़त्म हो गए थे? मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देती थी, जिस कारण हमारी वस्तुएं महंगी हो जाती थी, और अपनी बनी हुई वस्तुओं पर टैक्स ना लगाने के कारण उनकी वस्तुएं सस्ती होती थी, तो उनकी वस्तुएं ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और हमारी वस्तुएं का बहिष्कार हो गया एक तरीके से। तो हमारे जो उद्योग थे वो नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। अगला पॉइंट है पूंजीगत। अपनी पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता के बड़े भाग के लिए भारत भारत उद्योग ब्रिटेन से आयात पर निर्भर रहता है। अब अगर भारत को कोई पूंजीगत वस्तु चाहिए, पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है किसी ऐसी मशीन, कोई ऐसी मशीन चाहिए जो अन्य वस्तुओं का निर्माण करे, तो उसके लिए भारत को ब्रिटेन पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई संसाधन है नहीं कि हम लोहे की कटिंग करके डाई बना सकें, सांचा बना सकें, तो हमें वो सांचा या डाई ब्रिटेन से खरीदनी पड़ती थी। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अनियंत्रित निधनता। अनियंत्रित निधनता का मतलब होता है ऐसी निधनता जिस पर नियंत्रण ना किया जा सके। जनसंख्या का बड़ा भाग बहुत निर्धन था। लोग एक एक दिन में 2 वक्त का भोजन प्राप्त नहीं कर पाते थे। उनके पास निवास और वस्त्रों का अभाव था। कह रहा है कि निर्धनता इतनी ज़्यादा व्यापक थी, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों के पास एक दिन में 2 वक्त की रोटी भी 2 वक्त की रोटी भी अपना वो इकट्ठा नहीं कर पाते थे, उन्हें नहीं मिल पाती थी। निवास, रहने के लिए स्थान नहीं था उनके पास, वस्त्र नहीं थे उनके पास। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यापक बेरोज़गारी थी, यानी कि बेरोज़गारी बहुत बड़े मात्रा में थी हमारे पास। बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार थे उस समय, और बेरोज़गार इसलिए थे क्योंकि उसमें भारी अशिक्षा थी। अशिक्षा का मतलब होता है लोग शिक्षित नहीं थे, लोगों के पास कौशल नहीं था, ज्ञान नहीं था। ठीक है। तो जिस कारण उन्हें कोई रोज़गार प्राप्त नहीं हो पाता था। छठा पॉइंट है हमारा आधारिक संरचना का कम विकास। आधारिक संरचना का कम विकास का मतलब हो गया कि देश की जो रूपरेखा है, बनावट है, उसमें कम विकास हुआ था। अब देश की रूपरेखा यानी बनावट का मतलब होता है क्या है कि आपकी आवश्यकता की चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएं, तो ऐसी उस समय ऐसा पॉसिबल नहीं था। कह रहा है कि आधारिक संरचना विकास अत्यधिक निम्न था। सन 1948 में बिजली उत्पादन की क्षमता केवल 2100 मेगावाट थी। और जो बिजली थी भी ना, तो वो भी कहाँ कहाँ थी, वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार के क्षेत्रों में पाई जाती थी ओनली। किसानों के पास या गांव देश में बहुत कम बिजली पाई जाती थी, और 2100 मेगावाट ही बिजली का उन्हें निर्माण किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे तो हम कई टन बिजली का निर्माण कर लेते हैं। रेलवे लाइन जो थी वो 53,596 किलोमीटर तक ही थी। अब जो रेलवे थी वो अंग्रेज़ों ने बिछाई थी, और ये किससे बिछाई थी? ये सिर्फ इससे बिछाई थी ताकि वो अपना व्यापार आसानी से बढ़ा सकें और यहाँ से कच्चा माल आसानी से ले जा सकें। पक्की सड़कें जो थी वो केवल 155,000 किलोमीटर तक की थी, यानी कि जो पक्की सड़कें, जो रोडें थी, वो बहुत कम थी। ठीक है। आज के टाइम पे आप तो कहीं भी चले जाए, आपको सारी जगह पक्की सड़कें मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आधारिक संरचना आज बहुत ज़्यादा विकसित है, पहले कम थी। अगला टॉपिक है हमारा आयात पर भारी निर्भरता। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमें आयात पर भारी भारी निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। क्यों आयात पर निर्भर इससे रहना पड़ता था? क्योंकि हमारे पास ऐसी उन्नत मशीनें या तकनीक नहीं थी जिनसे हम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण कर सकें। तो जो उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार जो वस्तुएं चाहिए होती हैं, उनके लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम विदेशों से वे वस्तुएं मंगवाया करते थे। जैसे यहाँ बताया जा रहा है
कह रहा है कि आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। देश के सशस्त्र बल भी अधिकांश रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहते थे। इसके अलावा रक्षा का मतलब हो गया जैसे कि हमारे जो फौजी भाई हैं या फिर जैसे गोला बारूद बंदूकें वगैरह, इनके लिए भी हम विदेशों पर निर्भर रहते थे। कई उपभोक्ता वस्तुएं जैसे सिलाई मशीन, दवाइयाँ, मिट्टी तेल, साइकिल इत्यादि के लिए विदेशों से आयात किया करते थे। नहीं कि देखो, दवाइयाँ, सिलाई मशीन, मिट्टी तेल, साइकिल, ये सब चीज़ें हम कहाँ से करते थे? विदेशों से लेकर आते थे। हमारे पास इन चीज़ों का निर्माण करने के लिए कोई भी संसाधन नहीं था। आज के टाइम पे तो आपको जो चाहिए वो आपको तुरंत आपकी आंखों के सामने मिल जाता है। बस आप एक क्लिक करो बटन, सब कुछ अमेज़ोन या किसी चीज़ पे, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, आप तुरंत ऑर्डर कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बदल गई है और पहले हमारे पास इतने संसाधन कुशल नहीं थे। 8वां पॉइंट है सीमित शहरीकरण। शहरों में बहुत ही कम लोग रहना चाहते थे। ठीक है, शहरों में बहुत ही कम लोग इससे रहना चाहते थे क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं होता था। रोज़गार क्यों नहीं होता था? क्योंकि लोग कौशल नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो शहरों में क्या काम करेंगे? और शहरों में गाँव में क्या होता है? गाँव में अगर आपने कुछ नहीं किया तो खेती बाड़ी करके भी आपका जीवन यापन हो जाता था। लेकिन शहरों में तो आपको काम काज करना पड़ेगा और काम काज के लिए आपको कोई ना कोई नॉलेज या स्किल होनी चाहिए। तो शहरों में 1948 में केवल 14% जनसंख्या ही शहरों में जाके रहती थी और 86% जनसंख्या जो थी वो गाँव में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहा करती थी, आवास करती थी। ठीक है, जिस कारण निर्धनता और ज़्यादा बढ़ती चली गई। 9वां पॉइंट है अर्ध समिति अर्थव्यवस्था। अर्ध समानती अर्थव्यवस्था का मतलब ये यहाँ पे ये है कि हम जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें एक तो होता है पूंजी प्रधान देश और एक होता है श्रम प्रधान देश। तो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, हमारे पास दोनों ही थे। ठीक है, पूंजी ज़्यादा मात्रा में तो नहीं थी, कम मात्रा में थे, लेकिन श्रम हमारे पास बहुत ज़्यादा था। श्रम का मतलब होता है लोगों के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे बोलते हैं श्रम प्रधान देश। यानी कि हमारे यहाँ मजदूर ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ लेबर ज़्यादा हैं। हम किसी भी कार्य को मेहनत से करने के लिए बहुत जल्दी उत्प्रेरित हो जाती हैं। मशीनें हमारे पास उस समय बहुत कम हुआ करती थी, तो हमारे पास थी दोनों, लेकिन पूंजीवाद अर्थव्यवस्था हमारी कम थी और श्रमवाद अर्थव्यवस्था हमारी ज़्यादा थी। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर काउंट की जाती थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश सरकार का एक औपनिवेशिक थी। यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटिश सरकार का क्या हो गई? औपनिवेशिक केंद्र बन गई थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखा था, हमारे पर कब्जा कर रखा था। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया जाना। यानी कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अपने प्रॉफिट के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का क्या करती थी? शोषण करती थी। जिसके कुछ निम्नलिखित यहाँ पॉइंट हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार ने भारी कर लगाकर घरेलू उद्योगों पर अंकुश लगा दिया। यानी कि टैक्स ज़्यादा, जो आपको शुरू में से मैं चिल्लाते हुए आ रहा हूँ, शुरू से आपको मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने हम पे ज़्यादा कर लगा दिया, हम पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिस कारण क्या हो गया? हमारे जो वस्तुएं हैं वो महंगी होने लग गई। ठीक है, तो महंगी होने के से हमारा माल कोई नहीं खरीदता था, टैक्स ज़्यादा लगने के ना हम पे हमारे ऊपर, इसलिए हमारी वस्तुएं बहुत कम खरीदी जाती थी। और अपनी वस्तुओं को कह रहा है कि इसका आगे उसने बोला है, कह रहा है कि भारी कर लगा। ठीक है, अगले में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने किस लिए किया था? कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कच्चे माल का निर्यात लगभग शुल्क मुक्त था। यानी कि कच्चे माल के ऊपर वो कोई भी टैक्स नहीं अदा करते थे। कौन? ब्रिटिश सरकार, हमें हमारी सरकार को। और इस प्रकार ब्रिटिश उद्योगों के विकास के लिए भारत के प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति कर दी। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब हो गया यहाँ से वो कच्चा माल उठा के ले जाता था बिना किसी शुल्क के, बिना किसी टैक्स दिए। ठीक है, तो वो किस लिए लेता था? ताकि वो अपने उद्योगों का विकास कर सके। अगला पॉइंट है भारतीय कारीगरों पर अत्याचार किए गए ताकि वे अपने कुटीर उद्योगों को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएं और इससे भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया। अब जो हमारे भारतीय कारीगर थे, भारतीय कारीगरों के ऊपर अत्याचार किया गया। अत्याचार कैसे किया गया?
अत्याचार इस प्रकार किया गया कि उनके द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती थी उन पर कर ज़्यादा लगा दिया। जब कर ज़्यादा लगा दिया तो वो मजबूरन उन्हें महंगे में वो वस्तु बेचनी पड़ती थी। अगर वो नहीं बेचेंगे महंगे में तो उन्हें प्रॉफिट नहीं होएगा, उन्हें लाभ ही नहीं होगा। सपोज़ करो कि उन्होंने 20 रुपये की कोई वस्तु बनाई है और उन्होंने 5 रुपये टैक्स लग गया तो वो चीज़ 25 रुपये की हो गई। तो अब उन्हें मजबूरन वो 25 रुपये की बेचनी पड़ जाएगी। ठीक है, अपना प्रॉफिट ऐड करके उन्होंने 20 रुपये की वो वस्तु बनाई थी। तो अगर वो 25 का नहीं बेचेंगे तो उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अगर मान लो कि वो 25 का नहीं 20 का ही बेच देते हैं, अपना प्रॉफिट हटा देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में उन्हें सिर्फ जो उन्होंने लागत लगाई थी सिर्फ उन्हें वही मिल पाएगा। तो उन्हें जब कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपना व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। इस कारण उनका क्या हो गया, पतन हो गया, यानी कि वो समाप्त हो गए। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र। तो स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र हमारा कैसा था? तो इसमें पहला पॉइंट है निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता, यानी कि हमारा जो उत्पादन था वो बहुत कम था। ठीक है, बहुत कम क्यों था? कह रहा है कि उत्पादन से अभिप्राय कुल पैदावार से है, जबकि उत्पादकता का तात्पर्य प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन से है। यानी कि 1 हेक्टेयर पे आप कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो, यानी कितना फसल उगा लेते हो, तो आपका क्या कहलाएगा? उत्पादकता कहलाएगा। और उत्पादन का मतलब होता है कि कुल पैदावार, यानी कि टोटल पैदावार आपकी है कितनी। तो उस समय जो हमारा उत्पादन था वो निम्न था। क्यों था? निम्न होने का रीज़न यही था कि हमारे पास सिंचाई के संसाधन नहीं थे, हमारे पास अच्छी तकनीक नहीं थी, उन्नत बीज नहीं थे। इस कारण हमारा उत्पादन क्या होता था? निम्न होता था। ठीक है, तो इसमें डेटा है, ये डेटा आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये डेटा आपकी बुक में है, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। मैं अगला टॉपिक देख रहा हूँ। डेटा इजी, आप आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सेकंड हमारा टॉपिक है, कह रहा है कि अनिश्चितता की अधिक मात्रा। अनिश्चितता का मतलब होता है कि जो हमारे किसान थे वो संवेदनशील व्यक्ति थे। संवेदनशील का मतलब होता है उन्हें भारी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि उन्हें वर्षा के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। अगर अच्छी वर्षा हो गई तो फसल अच्छी होएगी, अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होएगी। ठीक है, तो उन्हें भारी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर क्योंकि हमारे पास सिंचाई का कोई संसाधन नहीं था, तो सिंचाई का संसाधन न होने के कारण वर्षा पर ही हमें डिपेंड रहना पड़ता था कि बारिश होगी तो फसल अच्छी उगेगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं उग पाएगी। ठीक है, अब जो ज़मींदार थे और जो अंग्रेज़ थे वो हमसे खेती बाड़ी तो करवाते थे, हमसे लगान भी ज़्यादा देते थे, लेकिन वो कभी भी हमारी भूमि के लिए अच्छा नहीं सोचते थे। यानी कि हमारी पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम इनके लिए नलकुंभ या नाले या फिर क्या नाम है नहर वगैरह खुदवा दें, ताकि या फिर कुएँ वगैरह खुदवा दें ताकि ये आसानी से सिंचाई कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। तीसरा पॉइंट है निर्वाह खेती का प्रभुत्व। निर्वाह खेती का प्रभुत्व का मतलब यहाँ पे क्या है? कृषि को अधिकतर निर्वाह के साधन के रूप में लिया जाता है। निर्वाह खेती का वह रूप है जिसमें फसलों का उत्पादन परिवार की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब परिवार की मूल आवश्यकता क्या होती है? अपना पेट पालना, यानी कि उनका भरण करना, यानी कि एक तरीके से उनके लिए खाद्य पदार्थ की पूर्ति करवाना। तो खाद्य पदार्थ कहाँ से मिलेंगे? जब खेती बाड़ी की जाएगी। तो जीवन निर्वाह यानी कि निर्वाह खेती का मतलब यही होता है कि अपने परिवार का लालन पोषण करना। ठीक है, उनके लिए पर्याप्त भोजन पूरा करवाना, तो वो आपका निर्वाह खेती के अंदर आता है। तो इसमें बाजार में बिक्री के लिए न्यूनतम अधिशेष बचता था। यानी कि जब आप निर्वाह के लिए खेती बाड़ी करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम कर लेते थे अपने उत्पादन का, तो बाज़ार की बिक्री के लिए बहुत ही कम मात्रा में अधिशेष बच पाता था। इसका अर्थ है व्यापारिक दृष्टिकोण की कमी होना, यानी कि उस समय के किसानों को व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था, यानी कि उस समय के किसान व्यापारिक कृषि करना नहीं जानते थे। तदनुसार पिछड़ापन प्रबल हुआ और निधनता हावी हो गई। यानी कि इस कारण क्या हुआ कि पिछड़ापन बढ़ गया और निधनता भी बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि जब अपना माल बाहर नहीं बेचेंगे तो उन्हें आय प्राप्त नहीं होगी, और जब आय प्राप्त नहीं होगी तो उनके पास धन की कमी हो जाएगी। चौथा पॉइंट है भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच खाई। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब यहाँ पे है कि जो भूमि के स्वामी थे, भूमि के स्वामी कौन? जमींदार।
और भूमि को जोतने वाले कौन किसान होते थे? भूमि को जोतने वाले किसान होते थे किसान जो उस पर खेती बाड़ी कर रहा है। तो जमींदार और किसानों के बीच में चौड़ी खाई हुआ करती थी। चौड़ी खाई का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उनके बीच कोई भी तालमेल नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जो जमींदार है वो ज़मीन के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचता था। वो ज़मीन के लिए जैसे पानी की सिंचाई का संसाधन कर दे, या फिर अच्छी तकनीक ला के दे दे, या फिर उन्नत बीज हमें प्रोवाइड करवा दे, कुछ इस प्रकार का काम वो कभी नहीं करता था। वो खेती बाड़ी से जितना पैसा मिलता था उन सभी को अपनी विलासतापूर्ण वस्तुओं पर खर्च कर देता था। ठीक है। और ज़मीन का लगभग 1/4 हिस्सा वो उठा ले जाता था। यानी कि जैसे मान लो कि अगर 100 गज में अगर आपने उत्पादन किया तो 75 गज की जो फसल है वो ज़मींदार उठा ले जाता था, और किसान के पास सिर्फ 25 गज ही प्राप्त हो पाता था। फसल का अधिक अधिक हिस्सा ज़मींदार ले जाया करते थे, और किसानों के पास बहुत ही कम मात्रा बच पाती थी। तो इसलिए किसानों और ज़मींदारों के बीच में कभी भी तालमेल नहीं बनता था।